हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद माहिर में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे, जैसा कि आपको पता है 9th क्लास में लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है, 6th चैप्टर है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा है कि आपका जो है वो लाइन होता क्या है और जो आपके एंगल होता है वो क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। डिटेल्स में समझाया, बहुत सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने, तो थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि इस पर भी आपको उतना ही प्यार दिखाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कोटि पूरक क्या होता है, समपूरक क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है और रैखिक युग्म कोण क्या होता है। सारी चीजें हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और मैं दावा करता हूँ कि आज के बाद आपको इन सारे टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक कोण, देखो इसमें आपको दो कोणों की जरूरत पड़ेगी। अगर उन दोनों कोणों का योग, ठीक है, अगर दो कोणों का योग आपका 90 अंश हो जाए तो वो जो कोण होंगे वो आपस में कोटि पूरक होंगे, ठीक है। क्या बताया कि यहाँ पे मान लेते हैं एक कोण थीटा हो और दूसरा कोण अल्फा हो और इनका योग अगर 90 अंश हो जाए तो ये आपस में कैसे होंगे, कोटि पूरक होंगे और इनको पूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश होगा तो वो कोटि पूरक या फिर पूरक कोण बनेंगे। उसके बाद आता है समपूरक कोण। इसमें भी आपके दो कोण होते हैं, एक को मान लेते हैं थीटा होगा, दूसरा अगर अल्फा होगा, तो इनका योग 180 अंश हो जाए। इनका योग अगर 180 अंश हो जाए तो आपका ये जो कोण होंगे वो आपस में कैसे होंगे, वो होंगे समपूरक कोण। अभी हम यहाँ पे फिगर डायग्राम सारी चीजों को सीखेंगे कि कैसे होता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आसन्न कोण आता है। आसन्न कोण आपका क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। आसन्न कोण बनता है, इसमें भी आपके दो कोणों की आवश्यकता होती है और वहां पर तीन कंडीशन होती हैं। अगर वो तीनों कंडीशन को संतुष्ट करे तो वे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वहां पर एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो वो जो होगा वो आपका कोण जो बनेगा, सॉरी, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि वहां पे एक शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक शीर्ष एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दो कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन ये है कि वहां पर जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती हैं वे भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होनी चाहिए। तीनों कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो आपका आसन्न कोण वो नहीं होगी। अभी हम इनको भी समझेंगे डिटेल से। उसके बाद रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण एक प्रकार का आसन्न कोण ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होती है। अब आसन्न कोण होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा और जो आपकी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होंगी। लेकिन यहाँ पे एक अलग से कंडीशन होती है कि जो आपकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी वो दोनों रेखाएं आपस में एक लाइन, एक रेखा का निर्माण करेंगी। एक रेखा जैसी 90 डिग्री पर, सॉरी 180 डिग्री पर होगी, ठीक है। चलिए अब हम ये कर सकते थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले कोटि पूरक। आपको ये कोण दे दिया है, ये आपसे कहा जाए 60 अंश का, एक कोण आपको ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए 30 अंश का। अब आपको बताना है कि ये कोण कौन से बनेंगे, समपूरक होंगे, कोटि पूरक होंगे या फिर आसन्न कोण होंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ तो आपको उभयनिष्ठ भुजा मिलेगी ही नहीं, तो ये आपस में आसन्न हो ही नहीं सकते, रैखिक युग्म हो ही नहीं सकते। अब दूसरी बात
समपूरक कोण की या फिर कोटिपूरक की। तो यहाँ पे दो कोण दिए गए, एक तो है 30 अंश का, दूसरा है 60 अंश का। तो बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनका योग कितना है। इनका योग अगर 90 अंश हुआ तो ये आपके कोटिपूरक होंगे, अगर इनका योग 180 अंश हुआ तो ये आपके कैसे होंगे? समपूरक होंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, दोनों का योग करेंगे आएगा 90 अंश, और 90 अंश होता है तो आपका कोण जो होते हैं वो आपस में होते हैं कोटिपूरक या फिर पूरक कोण। कौन से कोण? कोटिपूरक या फिर पूरक कोण। ठीक है, ज्यादा समझ में आया? और एग्जांपल करते हैं। आपको एक कोण दे दिया जाए 75 अंश का और एक आपको दे दिया जाए 15 अंश का। बताओ कौन सा कोण बनेगा? तो आप कहोगे सर जी आपने तो बताया सबसे पहले इनका योग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर ये 90 अंश का होगा तो ये आपका कोटिपूरक बनेगा, 180 अंश के होंगे तो ये आपके समपूरक बनेंगे। तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। तो चलिए करते हैं योग। योग करोगे आपका आएगा 90 अंश। अगर ये 90 अंश आया तो आपको पता है कि 90 अंश आने पर क्या बनता है? कोटिपूरक कोण बनता है। तो ये आपस में कैसे होंगे? कोटिपूरक। और एग्जांपल करते हैं। आपको एक दे दिया जाए 63 अंश का कोण, एक दे दिया जाए आपको 17 अंश का कोण। तो आप बताओ ये कोण कैसे होंगे? सबसे पहले आप योग निकालोगे। योग आपको पता है 90 अंश आ जाएगा, जोड़ना तो आपको आता ही क्योंकि आप बचपन से जोड़ना सीख रहे हो। 90 अंश आया तो आपको पता है कौन सा कोण? कोटिपूरक। बहुत सारे एग्जांपल हैं, 40 ले लो, 50 ले लो, इनका भी योग 90 अंश आएगा। 70 ले लो, 20 ले लो, इनका भी योग 90 अंश आएगा। आपका 79 ले लो, 11 ले लो, इनका भी योग 90 अंश आएगा। तो ये सारे जिनका योग 90 अंश आएगा वो कोण आपस में कोटिपूरक होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश मिला तो कोटिपूरक। ठीक है, यहां तक चीजें हुई क्लियर? अब हम बात करेंगे समपूरक। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दूसरा आपका कोटिपूरक की बात हो गई, समपूरक की बात करते हैं। ये मान लेते हैं आपका जो कोण है वो 70 अंश का है और आपका ये कोण मान लेते हैं 110 अंश का है। तो बताओ ये कोण कौन से होंगे? कोटिपूरक होंगे, समपूरक होंगे, आसन्न होंगे या फिर रैखिक होंगे? तो कहोगे आपसे जी इसमें कुछ उभयनिष्ठ भुजा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये तो रैखिक और जो आपका आसन्न कोण होंगे ये तो होंगे नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो दूसरी कंडीशन में आप ये तो कोटि और समपूरक बता सकते हो। तो उसके लिए आप कहोगे कि सर इनका योग आपका अगर 90 अंश आएगा तो कोटिपूरक, 180 अंश आएगा तो समपूरक। मैंने कहा ठीक है, तो चलिए फिर जोड़ते हैं। ये आपका 70 अंश का है और ये आपका ये आपका 70 का है, 110 का, दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश आ जाएगा। जब भी 180 अंश का आएगा तो जो आपके कोण होंगे उनका रिलेशन होगा समपूरक का, और समपूरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये आपस में कैसे होंगे? ये आपस में समपूरक होंगे। एग्जांपल और देख लेते हैं। 179 और 1 डिग्री कितने अंश का कौन सा एंगल बनेगा? जोड़ोगे 180, अगर 180 आया तो आपका समपूरक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 175 प्लस 5। आपको ये जोड़ना है, जोड़े तो 180 आया, 180 आया तो आपका कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। चीजें क्लियर हुई? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम एक सा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको सही सही देना है। उसके बाद हम देखेंगे आसन्न कोण क्या होता है और रैखिक कोण क्या होता है। आपको दिया जाए एक 70 अंश का कोण, एक 25 अंश का कोण, और आपको बताना
ये कौन से कोण होंगे, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर जी आप ये एक आप बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो 90 अंश आ गया तो आप समपूरक हो जाएगा, सॉरी कोटपूरक हो जाएगा। और अगर 180 अंश आ गया तो वो आपका समपूरक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलिए जोड़ते हैं। 70 में 25 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 95। उड़ गई दिमाग की बत्ती। चलिए यही बताने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां पे आपको पता है कि दोनों का योग अगर 90 अंश आया तो कोटिपूरक, 180 अंश आया तो समपूरक, लेकिन यहां पे ना तो 180 आया ना तो 90 आया, तो क्या ये कोटिपूरक या फिर समपूरक हो सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि अगर इनका योग 90 आए या 180 अंश आए तभी ये कोटिपूरक और समपूरक होंगे, नहीं तो ना तो ये कोटिपूरक होंगे और ना ही ये समपूरक होंगे। आया दिमाग में कुछ? चलिए अगर एक एग्जांपल और की बात करें तो यहां पे आपको दे रहे हैं 79 और प्लस 12, योग करेंगे 91 आएगा। और 91 आया तो आपको पता है कि ना तो ये 90 है और ना ही 180 है, तो ये तो ना तो आपका कोटिपूरक बनेगा ना तो समपूरक। ठीक है, अब आपको यहां से चीजें समपूरक और कोटिपूरक के बारे में क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो आपका होता है आसन्न कोण क्या होता है। तो 3 कंडीशन बताया था, अगर कोई भी दो कोण उस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करते हैं तो वो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं जो ए बी सी और ये हो गया, आपको फिगर दिख रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए बी डी ये वाला कोण लो, डी बी सी ये वाला कोण लो, तो यहां पे देखो जो आसन्न कोण की तीनों कंडीशन होती हैं वो इनको संतुष्ट करती हैं। मतलब आपकी बी और डी दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। यहां पे इसी पॉइंट पर इसी शीर्ष पर दोनों कोण बन रहे हैं तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा। और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है। विपरीत का मतलब एक उभयनिष्ठ के राइट में हो तो दूसरी लेफ्ट में हो। ठीक है, तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये दोनों कोण जो होंगे वो आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना कि ये जो आसन्न कोण होंगे इनका योग जो बड़ा वाला कोण होगा, जो उनकी उभयनिष्ठ भुजा होगी उसके, जो उनकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं होंगी उनके बीच का जो कोण होगा उनके योग के बराबर होगा। तो देखो ये उभयनिष्ठ, ये आपका आसन्न कोण होगा, ये आसन्न कोण होगा, इनका योग जो होगा जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होंगी उनके बीच के कोण का बराबर होगा। तो यहाँ पे इनका जो योग होगा वो ए बी सी कोण के बराबर होगा। पर ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहाँ पे आसन्न कोण से ही रिलेटेड है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये ए बी सी और डी, ठीक है, अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण को कहें आसन्न है तो इसको चेक करना है कि क्या ये आसन्न कोण होगा या फिर नहीं। तो आपको कंडीशन पता है कि आपको एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो भाई ए और बी डी इसमें आ रहा है, ए बी जो होगा ए बी सी इसमें भी आ रहा है, तो आपका तो ये जो होगा उभयनिष्ठ भुजा मिल जाएगी। एक कंडीशन तो हो गई, फिर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि जो शीर्ष है जिस पर कोण बन रहा है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो,
तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी आपका मिल गया, दोनों में उभयनिष्ठ है यहाँ पे, तो इसको हम उभयनिष्ठ शीर्ष भी कह सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे तीसरी कंडीशन जो थी वो संतुष्ट हो रही है? आपको पता है तीसरी कंडीशन कहती है कि जो आपकी उभयनिष्ठ वाली भुजा है उसके विपरीत दोनों उभयनिष्ठ वाले भुजाएं जो नहीं हैं वो स्थित होना चाहिए। मतलब एक लेफ्ट में होगी तो दूसरी राइट में होगी, पहली राइट में होगी तो दूसरी लेफ्ट में होगी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक ही साइड में है। अगर एक ही साइड में होंगी तो ये वाला कोण मतलब ए बी जो होगा वो आपका ए बी सी के आसन में नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर हम ये वाला कोण ये वाला देखेंगे तो ये भी आपके आसन कोण नहीं होंगे। चीजें क्लियर हुई? आपको बताया आसन कोण तीन कंडीशन होती है और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, तभी आपका आसन कोण बनता है। चलिए अब यहाँ पे आपका लास्ट रह गया जो आपका रैखिक युग्म कोण है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। रैखिक युग्म कोण आपका आसनी कोण ही होता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के वजह से इसको हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। ठीक है, देखो आपको ये फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आसन्न होंगे, आसन्न होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर ये आपका देखो ए और बी दोनों कोणों में उभयनिष्ठ होगा, शीर्ष भी आपका उभयनिष्ठ होगा, और जो आपकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है यहाँ पे बीसी और यहाँ पे डीबी, ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होंगी। तो एक जो राइट में आ रही है, लेफ्ट में आ रही, तो आपके आसन्न कोण तो 100% होंगे। लेकिन क्या ये रैखिक युग्म कोण बनाएंगे? आपको ये चेक करना है। तो शुरू में मैंने बताया कि जो आपकी विपरीत भुजाएं नहीं होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में स्थित होती हैं, वो दोनों रेखाएं एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो होगी डी और सी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई तो आपका कोण ए बी डी जो होगा और कोण ए बी सी जो होगा ये रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। अगर रैखिक युग्म कोण होंगे तो दोनों का योग जो होगा वो आपका 180 अंश का होगा। क्या होगा? 180 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम कोटि पूरक, समपूरक, आसन और रैखिक युग्म कोण जितने भी प्रकार के यहाँ से कॉन्सेप्ट बनते थे, जितने भी प्रकार के आपके डाउट थे, सारे क्वेश्चन का हमने जवाब दिया और आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा और आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आसन क्या होता है, कोटि पूरा क्या होता है, समपूरक क्या होता है, और आपका रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और कुछ अगर आपका सुझाव हो तो जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।